हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 12th हिस्ट्री सीरीज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम 600 BC से लेकर 600 सी यानी करीब 1200 साल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें नई वीडियो लाने का मोटिवेशन देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो देखो दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद अगले 1500 सालों में इंडिया और सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग एरियाज में बहुत सारे चेंजेस और डेवलपमेंट्स होते हैं। जैसे इसी समय ऋग्वेद को कंपोज किया गया इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर के पास रह रहे लोगों के द्वारा। धीरे धीरे लोग अलग अलग पार्ट्स में बसने लगे और एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स डेवलप होने लगी। मतलब कि लोग अब घूमने की बजाय एक जगह रहकर खेती करने लगे, खासकर नॉर्थ इंडिया, दक्कन प्लेटू और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो पास्टोरल लाइफ जीते थे, यानी पशुपालन करते थे, खासकर दक्कन और साउथ इंडिया में। इसी दौरान लोगों ने मरने के बाद डेड बॉडीज को डिस्पोज करने के नए तरीके भी अपनाए, जिसमें बड़े पत्थरों के स्ट्रक्चर्स का यूज होता था, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। और इन्हीं बड़े पत्थरों को मेगालिथ्स कहा जाता था। कई बार डेड बॉडीज के साथ आयरन के टूल्स और वेपन्स भी रखे जाते थे, जो बताता है कि उस समय लोग आयरन का यूज करना सीख चुके थे। 6th सेंचुरी BCE के आसपास इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नई डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चेंज था पूरे सब कॉन्टिनेंट में छोटे छोटे स्टेट्स, किंगडम्स और एम्पायर्स का बनना। इन सभी डेवलपमेंट्स को समझने के लिए हिस्ट्रियंस अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, टेक्स्ट और विजुअल मटेरियल्स। लेकिन ये सोर्सेज भी कई बार पूरी कहानी को नहीं बता पाते, इसलिए हिस्ट्री को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो अब तक हमने समझा हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद अगले 1500 सालों में क्या डेवलपमेंट्स हुए। आइए दोस्तों, अब समझते हैं अपने चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, प्रिंसिप एंड पियादसी। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी से, जिसने हजारों साल पुराने लिखावट को समझना पॉसिबल बना दिया। ये कहानी स्टार्ट होती है 1830s में, जब एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था जेम्स प्रिंसिप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट में काम करता था, मतलब जहां पर कॉइन्स बनते थे। अब इनका काम कॉइन से रिलेटेड होने के कारण इन्हें पुराने इंस्क्रिप्शंस पढ़ने का ही बहुत शौक था, और इसी इंस्क्रिप्शंस की पढ़ाई को हम एपिग्राफी कहते हैं। तो आप सभी के दिमाग में अब सवाल आ रहा होगा, आखिर भैया इन्होंने किया क्या? तो देखो, इन्होंने दो स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, मतलब उसे पढ़ा, जो थी ब्राह्मी और खारोस्ती। ये वह स्क्रिप्ट थी जो एंशिएंट इंडिया के सबसे पुराने कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस में यूज होती थी। जब प्रिंसिप ने ये इंस्क्रिप्शंस पढ़ी तो उन्होंने पाया कि बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस में एक किंग का नाम बार बार आता है, पियादसी। ये एक प्राकृतिक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड, यानी दिखने में सुंदर। कुछ इंस्क्रिप्शंस में यही रूलर अशोक के नाम से भी जाना जाता है, वही अशोक जिसके बारे में हम सभी ने अपनी छोटी क्लासेस के बुक्स में पढ़ा है। और इस एक छोटी सी डिस्कवरी ने पूरी इंडियन हिस्ट्री के डायरेक्शन को बदल दिया। अब स्कॉलर्स ने इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट की मदद से कई सारी डायनेस्टीज और लीनेज को रिकंस्ट्रक्ट करनी शुरू कर दी। इससे 20th सेंचुरी तक भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। तो दोस्तों, अब तक इस टॉपिक में हमने समझा कि हिस्ट्री को कैसे डिकोड किया गया। चलिए अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, द अर्लीस्ट स्टेट्स, मतलब पहले राज्य कैसे बने। दोस्तों, जैसा आज के समय हम अपने देश के अंदर स्टेट्स देखते हैं, वैसा ही हमेशा से नहीं था। सबसे पहले हमारे देश के अंदर बने थे महाजनपद। महाजनपद दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और जनपदा, जिसमें महा का मतलब होता है ग्रेट यानी बड़ा, और जनपदा का मतलब होता है ऐसी जमीन जहां पर लोग सेटल होकर रहते हैं। सिंपल शब्दों में कहो तो महाजनपदा का मतलब है एक बड़ा राज्य। एंशिएंट इंडिया में ऐसे 16 महाजनपद हुआ करते थे। 6th सेंचुरी BCE को हिस्ट्रियंस एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं, क्योंकि इस टाइम पे
अर्ली स्टेट्स और सिटीज बनने शुरू हुए, आयरन का यूज बढ़ा, कॉइन्स डेवलप हुए, बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी थॉट सिस्टम भी उभर के आई। अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में 16 स्टेट्स का जिक्र मिलता है जिन्हें महाजनपद कहा गया। इनके नेम्स थोड़े अलग अलग लिस्ट में थोड़े अलग हैं, लेकिन जो बार बार आते हैं उनके नाम है वज्जी, मगध, कोसाल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। ये सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद थे। ये जो 16 महाजनपद थे, इनमें से कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनमें राजा अकेले सब कुछ डिसाइड नहीं करता था। कुछ जगहों पर गनाज या संगाज होते थे, मतलब एक ओलिगार्की जहां कई लोगों के हाथ में पावर होती थी। इन्हें ही कलेक्टिवली राजाज बोला जाता था। खुद महावीर और बुद्ध भी ऐसे ही जगहों से आते थे। ऐसी महाजनपद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वज्जी। हर महाजनपद के पास अपनी एक फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी होती थी। इन फोर्टिफाइड कैपिटल सिटीज को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी, इसकी सुरक्षा के लिए सेना और बहुत से रिसोर्सेज की जरूरत होती थी। तो इसके लिए रूलर्स किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से टैक्स कलेक्ट किया करते थे और कई बार पड़ोसी राज्यों पर रेड्स भी करते थे। मगध यानी आज का बिहार। दोस्तों, 16 महाजनपद में से मगध एक ऐसा महाजनपद बनता है जो बाकी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। मगध के इतने पावरफुल बनने के पीछे हिस्ट्रियंस कई रीजंस देते हैं, जिसमें पहला रीजन है इसकी ज्योग्राफी। मगध की जो जमीन थी वह बहुत उपजाऊ थी, इसलिए यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती थी। दूसरा रीजन है आयरन माइंस। आज के जो झारखंड के इलाके हैं वहां से मगध के लोगों को आसानी से आयरन मिल जाता था, जिससे उनके लिए स्ट्रॉन्ग टूल्स और पावरफुल वेपन्स बनाना आसान था। तीसरा रीजन था हाथी। मगध के क्षेत्र में जंगल होने के कारण हाथी बहुत आसानी से मिल जाते थे, जो इसकी सेना को बहुत मजबूत बनाते थे, क्योंकि इस समय पर किसी भी सेना के लिए हाथी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। फोर्थ रीजन था रिवर्स एंड ट्रेड, और साथ ही साथ गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर के कारण ट्रेड एंड कम्युनिकेशन भी बहुत सस्ता और आसान था। यदि हम बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट को देखें तो मगध के इतने ज़्यादा पावरफुल होने के पीछे केवल ज्योग्राफी ही नहीं, बल्कि यहाँ पर होने वाले एम्बिशियस किंग जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद और इनके मंत्रियों को भी बताया गया है। अब अगर हम मगध की कैपिटल की बात करें तो स्टार्टिंग में राजगाह मगध की कैपिटल थी, जिसे आज हम बिहार के राजगीर के नाम से जानते हैं। लेकिन इसे बाद में बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया गया, यानी आज का पटना, क्योंकि गंगा नदी के रास्ते ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट होने के कारण यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे मगध की ज्योग्राफिकल लोकेशन और वहाँ के एम्बिशियस राजाओं ने उसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना दिया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, एन अर्ली एम्पायर। दोस्तों, जैसे जैसे मगध डेवलप हुआ, उसी के साथ साथ इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही विशाल एम्पायर का इमरजेंस भी हुआ, जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर। इस एम्पायर को 321 बीसीई में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों, यह एम्पायर इतना बड़ा था कि केवल भारत में ही नहीं, बल्कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक के एरिया में फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके ग्रैंडसन अशोक ने इस एम्पायर को चलाया, जिसे अर्ली इंडियन हिस्ट्री का एक फेमस रूलर माना जा सकता है। अशोक ने कालिंग यानी आज के उड़ीसा पे भी विजय प्राप्त करी, जो उसकी लाइफ का सबसे हिस्ट्रिकल विक्ट्री माना जाता है। लेकिन अब यहाँ हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर इतने पुराने मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से है। तो देखो दोस्तों, मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को समझने के लिए हिस्ट्रियंस कई अलग अलग सोर्सेज का यूज करते हैं। इन सोर्सेज में सबसे पहले आता है आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स। इस तरह के एविडेंसेस में आते हैं खासकर उस समय पर मिलने वाले स्कल्पचर्स। दूसरा सोर्स है बुद्धिस्ट, जैन और पुराणिक लिटरेचर। तीसरा सोर्स है अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चौथा सोर्स है मेगिस्थनीज का अकाउंट। मेगिस्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में घूमने आया था। इसने अपनी बुक लिखी इंडिका, जहां से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है अशोक के द्वारा लिखाए गए पत्थरों और पिलर्स पर मिले इंस्क्रिप्शंस।
ऐसा इसलिए है क्योंकि अशोक वह पहला रूलर था जिसने अपने ऑफिसर और पब्लिक के लिए मैसेजेस नेचुरल रॉक्स और पॉलिश हुए पिलर्स पर लिखवाए थे, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। इन्हीं इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से अशोक ने धम्म का भी प्रचार किया। अब अगर आप सभी यह सोच रहे हैं कि धम्म क्या था, तो दोस्तों धम्म अशोक के द्वारा चलाया गया एक सोशल मैसेज था लोगों के लिए, जिसमें शामिल था अपने से बड़ों का सम्मान करना, ईमानदारी, ब्राह्मणों और सन्यासियों को दान देना, स्लेव और सर्वेंट के साथ अच्छा बिहेव करना और दूसरे धर्मों के ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करना। लोगों के बीच धम्म को फैलाने के लिए अशोक ने स्पेशल ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए थे, जिन्हें धम्म महामात कहा जाता था। ये ऑफिसर्स डायरेक्टली अशोक के अंडर काम करते थे। दोस्तों इस टॉपिक में हमने समझा मौर्यन एम्पायर के सोर्सेस को। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को। दोस्तों मौर्यन एम्पायर के पास 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स थे, जिनमें से पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी और 4 इसके प्रोविंशियल सेंटर्स थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। इन सभी के रेफरेंसेस हमें अशोक के द्वारा लिखाए गए इंस्क्रिप्शन से मिलता है। यदि हम इन इंस्क्रिप्शन को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि मॉडर्न पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर जगह एक जैसे ही मैसेज लिखवाए गए थे। इतने बड़े एम्पायर में एक जैसे इंस्क्रिप्शंस मिलने से यह सवाल उठता है कि क्या पूरे एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एक जैसा था? तो नहीं, क्योंकि आज के हिस्ट्रियंस का मानना है कि मौर्यन एम्पायर के अंदर जो रीजन्स आते थे वह एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। लेकिन फिर अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आखिर चलता कैसे था। दोस्तों हम इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को समझने के लिए इसे 4 मेन पिलर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पिलर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मौर्यंस ने इस पूरे एम्पायर को स्मूथली कंट्रोल करने के लिए एक मेन कैपिटल पाटलिपुत्र और 4 प्रोविंशियल सेंटर्स उज्जैनी, तक्षशिला, तोसली और स्वर्णगिरी इस्टेब्लिश किए थे। इससे सारा कंट्रोल सिर्फ एक सिंगल प्लेस से नहीं बल्कि अलग अलग इंपॉर्टेंट रीजन से ऑपरेट किया जाता था। दूसरा पिलर था ट्रेड रूट्स पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। उज्जैनी और तक्षशिला जैसे सेंटर्स बहुत ही लॉन्ग और इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पर लोकेटेड थे। इसका डायरेक्ट बेनिफिट यह था कि एम्पायर को बिजनेसेस और टैक्सेस के थ्रू लगातार अच्छी इनकम जनरेट होती रहती थी, जो इतने बड़े एम्पायर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बहुत नेसेसरी था। तीसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था मौर्यन एम्पायर की पावरफुल आर्मी। मौर्यंस ने इतनी बड़ी टेरिटरी की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम डेवलप किया था, जिसकी बात मेगास्थनीज ने भी अपने राइटिंग्स में की थी। आर्मी को मैनेज करने के लिए एक मेन कमेटी और 6 सब कमेटीज इस्टेब्लिश की गई थी। ये कमेटीज नेवी, कैवलरी, इन्फेंट्री से लेकर फूड सप्लाई और ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ परफेक्टली हैंडल करती थी। और चौथा पिलर था अशोक का धम्म। अशोक यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि सिर्फ मिलिट्री पावर से लोगों को लंबे समय तक यूनाइटेड नहीं रखा जा सकता। इसलिए उसने लोगों को कल्चरली कनेक्ट करने के लिए धम्म का प्रमोशन किया और धम्म महामात के नाम से स्पेशल ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए, ताकि पूरे एम्पायर में पीस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहे। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं मौर्यन एम्पायर की इम्पोर्टेंस को। दोस्तों 19वीं सेंचुरी में जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल था, तब इंडियंस को बताया जाता था कि उनकी हिस्ट्री में कुछ खास नहीं है। लेकिन जब हिस्ट्रियंस ने मौर्यन एम्पायर को डिस्कवर किया तो ये इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उन्हें ये देखकर बहुत कॉन्फिडेंस और प्राइड मिला कि इंडिया का अपना एक इतना महान और बड़ा एम्पायर रह चुका है। मौर्यन टाइम के जो पत्थर के स्कल्पचर्स यानी स्टोन आर्ट मिले, वह इतने शानदार थे कि वह किसी भी बड़े ग्लोबल एम्पायर का टक्कर दे सकते थे। अशोक के द्वारा लिखाए गए इंस्क्रिप्शन से यह भी पता चलता है कि अशोक बाकी राजाओं से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे राजा अपने आगे महाराजा धीराज जैसे बड़े बड़े टाइटल लगाते थे, लेकिन अशोक इतने पावरफुल होने के बावजूद भी ऐसे टाइटल्स का इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि अशोक एक आइडल और शांत प्रिय राजा था। इसलिए 20वीं सेंचुरी के नेशनलिस्ट लीडर्स जैसे गांधी जी और नेहरू जी ने उनको अपना हीरो और इंस्पिरेशन माना।
यदि हम मौर्यन एम्पायर को इंडियन नज़रिए से देखें तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसने नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पे हमें एक कॉन्फिडेंस और इंस्पिरेशन दिया। लेकिन यदि हम इसे हिस्ट्री के नज़रिए से देखें तो यह इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ 150 सालों तक चला, जो हजारों साल की हिस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत ही कम टाइम पीरियड होता है। दूसरा, मौर्यन एम्पायर के अंदर जितना बड़ा एरिया आता था उन सभी जगहों पर इनका एक जैसा कंट्रोल नहीं था। कैपिटल पाटलिपुत्र और आसपास के एरिया में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, लेकिन दूर के एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी वीक थी। इसी वजह से सेकंड सेंचुरी बीसी आते आते ये एम्पायर टूटने लगा और इसकी जगह नए छोटे छोटे चीफडम्स और किंगडम्स बन गए। और इसी के साथ हमारा यह टॉपिक हो गया कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। दोस्तों, मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इंडिया के दक्कन और साउथ एरिया में, जिसे तमिलकम कहा जाता था, जिसमें आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल है, इस रीजन में 3 चीफडम्स का इमरजेंस हुआ, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। ये किंगडम्स आगे चलकर बहुत ही प्रॉस्पेरस एंड पावरफुल बने। दोस्तों, इस टॉपिक में एक टर्म है चीफडम, जिसका मतलब होता है एक पावरफुल व्यक्ति जो राजा से थोड़ा अलग होता है। चीफडम की जो पोजीशन होती है वह हेरिडेटरी यानी खानदानी भी हो सकती है और नहीं भी। इनकी मेन ड्यूटीज होती है स्पेशल रिचुअल्स करवाना, वार के समय अपनी सेना को लीड करना और लोगों के बीच के डिस्प्यूट्स को सुलझाना। जहां राजा इनकम के लिए अपने लोगों से टैक्स वसूलता था, वहीं ये चीफडम्स अपने लोगों से खुशी से दिए गए गिफ्ट्स लेते थे। और सबसे खास बात यह है कि वह उन गिफ्ट्स को अपने पास नहीं रखते, बल्कि अपने सपोर्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चीफडम्स के बारे में यह सारी बातें हमें तमिल संगम से मिलती हैं। दोस्तों, ये लोग सिर्फ गिफ्ट से नहीं, बल्कि इनमें से कुछ चीफडम्स और किंग्स ऐसे भी थे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के जरिए भी अच्छा पैसा कमाते थे। और ऐसे ही चीफडम्स के 2 अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। पहला सातवाहनाज, जिन्होंने सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया पे रूल किया, और दूसरे साकत, जो मेनली सेंट्रल एशिया से आए थे। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया पर रूल किया। दोस्तों, आई होप चीफ्स और चीफडम्स का टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं, डिवाइन किंग्स। मतलब ऐसे राजा जो खुद को भगवान जैसा या भगवान का बेटा बताते थे। सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगता है, लेकिन एंशियंट टाइम में किंग्स अपनी पावर दिखाने के लिए अलग अलग तरीके यूज करते थे। उन्हीं में से एक पावरफुल आइडिया था खुद को भगवान या फिर भगवान का बेटा बताना। दोस्तों, इस तरह के आइडिया का बेस्ट एग्जाम्पल है कुषाण एम्पायर। ये लोग सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक रूल करते थे। इन्होंने अपनी इमेज स्ट्रांग बनाने के लिए खुद को भगवान जैसा दिखाया। लेकिन अब आप सभी के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि हमें कैसे पता। देखो, हिस्ट्रियंस को यूपी के मथुरा और अफगानिस्तान से कुषाण रूलर्स की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली। दूसरा, ये रूलर्स एक स्पेशल टाइटल का यूज किया करते थे, देवपुत्रा। इसका मतलब होता है भगवान का बेटा। और तीसरा, ये रूलर्स कॉइन्स पर अपनी पावरफुल इमेज बनवाते थे। इन्हीं एविडेंसेस को देखकर हमें पता चलता है कि कुषाण रूलर्स खुद को भगवान जैसा समझते थे। कुछ हिस्ट्रियंस का ये भी मानना है कि ये लोग शायद चाइना से इंस्पायर थे, क्योंकि चाइना के रूलर्स भी खुद को सन ऑफ हेवन बोलते थे। 4th सेंचुरी सीई के टाइम पीरियड पर इंडिया में एक बड़ा एम्पायर इमर्ज होता है, गुप्ता एम्पायर। यहाँ पर किंगशिप का आइडिया भी थोड़ा चेंज होता है। जहाँ कुषाण रूलर्स रूल करने के लिए खुद को भगवान से जोड़ते थे, वहीं गुप्ता रूलर्स ने अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए एक नया सिस्टम यूज किया, सामंत सिस्टम। सामंत बेसिकली लोकल रूलर्स या पावरफुल लोग होते थे। ये अपनी जगह से टैक्स और रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे और बदले में गुप्ता किंग को सपोर्ट देते थे। सामंत सिस्टम की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यदि सामंत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे तो वह खुद को राजा डिक्लेयर कर देते थे, और यदि मेन किंग वीक पड़ जाए तो सामंत उसे अपने कंट्रोल में ले लेते थे। लेकिन अब सवाल आता है कि हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में ये सब कुछ कैसे पता चला। तो दोस्तों, गुप्ता एम्पायर के बारे में हिस्ट्रियंस को ये सारी चीज़ें 3 मेन सोर्सेज से पता चली। पहला लिटरेचर, दूसरा कॉइन्स और तीसरा इंस्क्रिप्शंस। गुप्ता एम्पायर से हिस्ट्रियंस को एक स्पेशल टाइप की इंस्क्रिप्शन मिली जिसे प्रशस्ति कहा जाता है।
प्रशस्ति एक तरह की पोएम्स होती थी जो राजा की तारीफ में लिखी जाती थी कोर्ट पोएट के द्वारा। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इनमें सच कम होता था और तारीफ ज़्यादा। हिस्ट्रियंस को गुप्ता एम्पायर से एक ऐसी फेमस प्रशस्ति मिली जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। इसे हरिसेन ने लिखा था गुप्ता एम्पायर के रूलर समुद्रगुप्त की तारीफ में। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को बहुत पावरफुल और ग्रेट किंग बताया गया था। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम समझेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, आ चेंजिंग कंट्री साइड। दोस्तों, अब तक हमने किंग्स के बारे में पढ़ा, लेकिन अब सवाल है आम लोग अपने राजा के बारे में क्या सोचते थे। सो देखो दोस्तों, पुराने टाइम में आम लोग अपनी बातें लिखकर नहीं छोड़ते थे क्योंकि वे इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और हिस्ट्रियंस को जो इंस्क्रिप्शंस मिले उनमें अधिकतर राजा की तारीफ होती थी। इसीलिए हमें डायरेक्टली पता नहीं चलता कि लोग क्या फील करते थे। तो इन्हीं चीज़ों को पता लगाने के लिए हिस्ट्रियंस ने पुरानी कहानियों का सहारा लिया, जैसे जातक और पंचतंत्र। ये स्टोरीज पहले लोगों के बीच ओरली चलती थी, जिन्हें बाद में लिखा गया। इनमें आम लोगों की सोच और उनकी प्रॉब्लम्स का रिफ्लेक्शन मिलता है, जिससे हिस्ट्रियंस को समझने में मदद मिलती है कि उस समय का समाज कैसा था। इन्हीं कहानियों में से एक फेमस कहानी है जातक की, गांडा तेंदु, जिसमें एक बुरा राजा अपनी जनता के बीच भेष बदलकर जाता है। जब वह लोगों की बातें सुनता है तो हर व्यक्ति उसे अभिशाप देता है और अपनी परेशानी बताता है। लोग कंप्लेन करते हैं कि रात में उन्हें डाकू परेशान करते हैं और दिन में टैक्स कलेक्टर्स, मतलब उनकी जिंदगी हर तरफ से मुश्किल हो गई थी। आखिर में लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि अपना गांव छोड़कर जंगल में रहने चले जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि राजा और जनता के बीच रिलेशन हमेशा अच्छा नहीं होता था। इस तरह से हिस्ट्रियंस जातक और पंचतंत्र की कहानियों से आम लोगों की जिंदगी का पता लगाते थे। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को। तो दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा कि जब राजा ज़्यादा टैक्स लेने लगते थे तो आम लोग इतने परेशान हो जाते थे कि अपना गांव छोड़कर जंगल तक चले जाते थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राजा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते थे। तो दोस्तों, किंग ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज अपनाई, जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट चेंज था एग्रीकल्चर में आयरन टिप्ड वाले प्लग का यूज। देखो दोस्तों, पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर के लिए बिना आयरन टिप्ड वाले प्लग का यूज होता था, जिससे खेतों की जुताई अच्छे से नहीं हो पाती थी और इस वजह से प्रोडक्शन भी बहुत कम होता था। लेकिन जब गंगा और कावेरी रिवर के फर्टाइल लैंड एरिया पर आयरन टिप्ड प्लग का यूज हुआ तो खेतों का प्रोडक्शन बढ़ गया। दूसरा इम्पोर्टेंट चेंज हुआ पैडी कल्टीवेशन में ट्रांसप्लांटेशन। इस टेक्निक में क्या होता था, पहले सीड्स को अलग उगाया जाता था और जब सीड्स थोड़े बड़े हो जाते थे तब उन्हें पानी से भरे खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। इससे पैडी यानी चावल की खेती का प्रोडक्शन बढ़ जाता था। लेकिन ये टेक्निक हर जगह यूज नहीं हो पाती थी। जैसे पंजाब और राजस्थान जो सेमी एराइड एरिया में आते थे, वे शुरुआत में इस टेक्निक का यूज नहीं करते थे। उन्होंने इसे बाद में अपनाया क्योंकि इस टेक्निक में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तीसरा सबसे बड़ा चेंज हुआ इरिगेशन सिस्टम का यूज। पहले क्या होता था, ज़्यादातर किसान खेतों की सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर डिपेंड रहते थे, लेकिन सही समय पर बारिश ना होने के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए लोगों ने बेल्स, टैंक्स और कैनाल्स बनाए। इन्हें बनाने में कभी गांव के लोग मिलकर काम करते थे और कभी राजा या पावरफुल लोग इसे बनवाते थे। और जब राजा ऐसे काम करवाते थे तो वह इसे इंस्क्रिप्शंस में लिखवा देते थे ताकि लोग उनकी तारीफ करें, जैसा आज के समय पर पॉलिटिशियंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी को। तो दोस्तों, हमने अभी देखा कि एग्रीकल्चरल टेक्निक्स की वजह से प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन क्या इसका फायदा सबको बराबर मिला, इस टॉपिक में हम यही समझेंगे। तो देखो दोस्तों, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा वैसे वैसे लोगों के बीच इनइक्वलिटी भी बढ़ने लगी। कुछ लोग ज़्यादा अमीर हो गए और कुछ लोग गरीब ही रह गए। बुद्धिस्ट कहानियाँ जैसे कि जातक में हमें अलग अलग कैटेगरीज के लोग मिलते हैं, जिनमें कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल लैंडलेस लेबरर थे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। कुछ छोटे किसान थे और कुछ बड़े जमींदार या लैंड होल्डर्स थे। इनमें से जो छोटे किसान और जमींदार होते थे उन्हें पाली लैंग्वेज में गहापति कहा जाता था।
गृहपति का मतलब था एक ऐसा व्यक्ति जो घर का मुखिया और मालिक हो, जिसके पास जमीन, जानवर और घर के रिसोर्सेज का कंट्रोल हो। गृहपति अपने घर के लोग जैसे महिलाओं, बच्चों, मजदूर और स्लेव्स पर भी अपना कंट्रोल रखता था। इसी तरह हमें साउथ इंडिया के संगम लिटरेचर में भी सोसाइटी का डिवीजन देखने को मिलता है, जहां बेल्लालार यानी बड़े जमींदार, उजवार यानी खेती करने वाले लोग और आदिमाई यानी स्लेव्स के बीच सोसाइटी बटी हुई थी। सोसाइटी के अंदर ये डिफरेंसेस जमीन और लेबर पर कंट्रोल और नए एग्रीकल्चर टेक्निक्स के एसेस के वजह से आई। जिसके पास ज़्यादा जमीन और रिसोर्सेज थे वह पावरफुल बन गए, और जिनके पास ये चीज़ें नहीं थी वह गरीब ही रह गए। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हमने देखा कैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से सोसाइटी में डिफरेंसेस बढ़ गए। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूलर एलिट्स। तो दोस्तों, अर्ली सेंचुरी सी से हमें एक नई चीज देखने को मिलती है, लैंड ग्रांट्स यानी राजा द्वारा जमीन देना। ये जमीन अक्सर ब्राह्मणों या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दी जाती थी, और इसकी इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शंस में लिखी होती थी, जो ज़्यादातर कॉपर प्लेट्स पर मिलती हैं। और ऐसे लैंड ग्रांट्स का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रभावती गुप्ता का, जो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। उन्होंने खुद जमीन ग्रांट की, जो थोड़ा अनयूजुअल था क्योंकि उस समय जनरली महिलाओं को लैंड पर अधिकार नहीं दिया जाता था। इन इंस्क्रिप्शन से हमें गांव की सोसाइटी के बारे में भी पता चलता है। ब्राह्मण, किसान और दूसरे लोग जो राजा को टैक्स या प्रोडक्ट देते थे, जब इनमें से किसी को लैंड ग्रांट मिलता था तो वह उस गांव का नया मालिक बन जाता था, और लोगों को उसकी बात माननी पड़ती थी और उसे टैक्स देना पड़ता था। राजा जो लोगों को लैंड ग्रांट्स देता था, इसको लेकर हिस्ट्रियंस के अलग अलग व्यू हैं। इनमें से कुछ हिस्ट्रियंस का कहना है कि इससे नए एरियाज में खेती बढ़ी, और कुछ का मानना है कि राजा अपनी पावर लॉस कर रहे थे, इसलिए एलाइज बनाने के लिए जमीन बांट रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सभी लोग राजा के कंट्रोल में नहीं थे, जैसे चरवाहे, मछुआरे, शिकारी और कुछ आर्टिसियंस। ये लोग सिस्टम से बाहर रहते थे और अपनी लाइफ के रिकॉर्ड्स भी नहीं रखते थे। तो दोस्तों, ओवरऑल इस पूरे टॉपिक में हमने समझा कि कैसे रूरल सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो रही थी। नए एग्रीकल्चर मेथड्स आए, प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन साथ ही में सोसाइटी में इनइक्वलिटी भी बढ़ी, और लैंड ग्रांट्स के थ्रू नए पावरफुल एलिट्स भी उभर कर आए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, टाउन्स एंड ट्रेड। दोस्तों, लगभग 6 सेंचुरी बीसी से इंडिया के कई हिस्सों में नए सिटीज डेवलप होने लगे, जिनमें से कई महाजनपद की राजधानी भी बनी थी। जो सिटीज महाजनपद की राजधानी बनी, वे अक्सर कम्युनिकेशन रूट्स के आसपास ही बसाए गए थे। जैसे पाटलिपुत्र नदी के किनारे था, उज्जैनी लैंड रूट्स पर था, और फुअर समुद्र के पास बसा था। राजधानी के अलावा मथुरा जैसे शहर ट्रेड, कल्चर और पॉलिटिक्स के इम्पोर्टेंट सेंटर्स बन गए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो नए शहर उन जगह पर बने जहां से लोगों का आना जाना और ट्रेड आसान हो सके। अब समझते हैं नेक्स्ट, अर्बन पॉपुलेशंस यानी शहर में रहने वाले लोग कौन थे। दोस्तों, शहरों में राजा और रिच एलिट्स फोर्टिफाइड सिटीज में रहते थे। लेकिन अब आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि हमें कैसे पता कि शहरों में राजा और रिच एलिट्स रहते थे। तो देखो, यहाँ से हमें कई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे फाइन पोट्री। यह एक तरह का बहुत चमकने वाला बर्तन होता है, जिसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है, जो अमीर लोग यूज करते थे। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ग्लास और मिट्टी से बने ऑर्नामेंट्स, टूल्स और बेसल्स भी मिले हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर यही पता चलता है कि शहरों में अधिकतर अमीर लोग रहते थे। राजा और रिच एलिट्स के अलावा शहरों में अलग अलग काम करने वाले लोग भी रहते थे, जैसे बीवर, कारपेंटर्स, पॉटर्स, गोल्ड स्मिथ्स, मर्चेंट्स और टीचर्स। इनमें से कई लोग गिल्ड्स या श्रेणी बनाकर रहते थे। ये ग्रुप्स में मिलकर रॉ मटेरियल लाते थे, प्रोडक्शन मैनेज करते थे और अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे। मतलब सिंपल भाषा में कहो तो शहर में सिर्फ राजा का नहीं, बल्कि अलग अलग काम करने वाले लोगों का एक बिजी सेंटर था, जहां प्रोडक्शन और ट्रेड दोनों होता था। ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। दोस्तों, 6 सेंचुरी बीसी से लैंड और रिवर रूट्स पूरे भारत में फैल गए थे, और ये रूट सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक जाते थे। कुछ ट्रेड सी रूट से भी होता था, जैसे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के थ्रू।
इन रूट्स पर अलग अलग लोग सफ़र करते थे, जैसे पैडलर्स जो पैदल चलते थे, मर्चेंट्स जो कारवा के साथ चलते थे मतलब काफिले में, और सी फ्रेयर जो समुद्र के रास्ते ट्रेड करते थे। इन ट्रेड रूट्स पर रूलर अपना कंट्रोल रखते थे और व्यापारियों से सिक्योरिटी के बदले टैक्स लेते थे। व्यापार अधिक होने की वजह से कुछ मर्चेंट बहुत सक्सेसफुल और अमीर बन जाते हैं, जैसे मसातवान, सेट्टी और सातवाहनाज। इस समय पर इंडिया और दूसरे देशों के बीच सॉल्ट, ग्रेन, क्लोथ, स्टोन, टिम्बर और आयरन ओर जैसी चीज़ों का व्यापार होता था। तो दोस्तों, इंडिया इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड हब बन चुका था, जहां से देश और विदेश दोनों जगह व्यापार होता था। तो इस टॉपिक में हमने समझा ट्रेड के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कॉइन्स एंड किंग्स के बारे में। देखो दोस्तों, जब दुनिया भर में ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और चीज़ों को एक्सचेंज करके काम नहीं चलता, तो यहीं पर एंट्री होती है कॉइन्स की। अब दोस्तों, अगर हम कॉइन्स की बात करें तो सबसे पहले पंच मार्क वाले कॉइन्स आए, जैसा हम इस इमेज में देख सकते हैं, जो सिल्वर और कॉपर के बने होते थे। इन कॉइन्स पर अलग अलग सिंबल्स बने होते थे। इन्हें किंग्स के साथ साथ मर्चेंट्स और बैंकर्स भी यूज करते थे। फिर आते हैं इंडो ग्रीक्स, जिन्होंने पहली बार कॉइन्स पर अपना नाम और फोटो लगाया, जिसके बाद कॉइन्स पर रूलर की आइडेंटिटी क्लियर होने लगी। इंडो ग्रीक्स के बाद आते हैं कुषाण रूलर। इन्होंने पहली बार लार्ज क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन्स निकाले। ये कॉइन्स रोमन और ईरानियन रूलर्स के कॉइन जैसे ही वेट के होते थे। इससे पता चलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड कितना स्ट्रांग था। साउथ इंडिया में हिस्ट्रियंस को रोमन कॉइन्स भी मिले, जो दिखाता है कि इंडिया और रोमन एम्पायर्स के बीच कितने अच्छे कनेक्शंस थे। दोस्तों, आगे चलकर गुप्ता एम्पायर के रूलर्स ने भी हाई क्वालिटी गोल्ड कॉइन्स बनाए, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को और आसान बनाते थे। लेकिन 6th सेंचुरी के बाद गोल्ड कॉइन्स मिलना कम हो जाते हैं, जिससे हिस्ट्रियंस के बीच डिबेट शुरू हो जाती है। कुछ हिस्ट्रियंस कहते हैं कि ट्रेड डिक्लाइन हो गए, जबकि दूसरे कहते हैं ट्रेड चल रहा था, बस कॉइन्स एक जगह इकट्ठे नहीं हो रहे थे क्योंकि ये सर्कुलेशन में थे। इसलिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि कॉइन सिर्फ लेन देन के मीडियम नहीं थे, बल्कि वह हमें उस समय के इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेड नेटवर्क्स और रूलर की पावर के बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हमने समझा कि कॉइन्स के थ्रू हिस्ट्रियंस को ट्रेड, इकोनॉमी और किंग के पावर के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर्ड। मतलब हिस्ट्रियंस को जो एंशियंट टाइम से इंस्क्रिप्शंस मिले, उन्हें पढ़ा कैसे गया। तो दोस्तों, 18th सेंचुरी के एंड में यूरोपियन स्कॉलर्स और इंडियन पंडित ने मिलकर इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने के लिए एक नया मेथड यूज किया। उन्होंने आज की स्क्रिप्ट जैसे बंगाली और देवनागरी को पुराने स्क्रिप्ट से कंपेयर करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने लेटर्स को मैच किया और समझने की कोशिश की कि क्या लिखा है। और ऐसे ही कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद फाइनली 1838 में जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के द्वारा लिखाई गई ब्राह्मी और इंडो ग्रीक्स के द्वारा लिखाई गई खारोस्ती स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया। जेम्स प्रिंसिप की इसी खोज की वजह से आज हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को इतनी डिटेल में समझ पाते हैं, वरना ये सभी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरह पत्थर पर लिखे सिंबल्स बनकर रह जाते। तो दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि इंस्क्रिप्शंस कैसे पढ़े जाते थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, हिस्ट्रियंस इन इंस्क्रिप्शंस पर कितना भरोसा करते थे। तो दोस्तों, हिस्ट्रियंस इंस्क्रिप्शंस पर पूरा अंधा भरोसा नहीं करते थे। मतलब इनमें जो चीजें लिखी गई हैं वही पूरी तरह से सच हो, क्योंकि कभी कभी राजा अपनी इमेज अच्छी दिखाने के लिए इंस्क्रिप्शंस में चीजों को बढ़ा चढ़ाकर लिखवाता था। इसीलिए हिस्ट्रियंस अलग अलग इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और अदर सोर्सेज को कंपेयर करके सच तक पहुंचते हैं और कभी भी सिंगल एविडेंस पर पूरा भरोसा नहीं करते। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक, द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। तो देखो दोस्तों, जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वे हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि ये अक्सर राजा की तारीफ में लिखाए जाते थे। और आप ही सोचो, कोई राजा ऐसा क्यों चाहेगा कि मेरे द्वारा लिखाए गए इंस्क्रिप्शंस में मेरी ही बुराई हो। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि एंशियंट टाइम में सब लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो हो सकता है आम लोग इन्हें समझ ही ना पाते हो कि राजा अपने बारे में क्या लिखवा रहा है। तीसरी लिमिटेशन ये थी कि हर जगह एक ही लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, जैसा आज भी है। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और सभी को समझना सबके लिए आसान नहीं होता।
और फोर्थ लिमिटेशन ये है कि हमें सिर्फ वही इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो बच गए, क्योंकि बहुत से इंस्क्रिप्शंस टाइम के साथ खराब या लॉस्ट हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों हिस्ट्रियंस इंस्क्रिप्शंस को इम्पोर्टेंट सोर्स तो मानते हैं, लेकिन उनसे पूरी हिस्ट्री नहीं समझी जा सकती। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि इसी सिंपल वीडियो की तरह आप सभी को नोट्स भी चाहिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्यूचर में ऐसे ही चैप्टर्स की एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।